नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बनते बिगड़ते रिश्ते। हाय मॉम, कैसी हो। फ़ोन पर वीनी का बुझा बुझा स्वर ही प्रभा को आभास दे गया था कि बेटी का मूड ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तू कैसी है? और नन्हे प्रिंस का क्या हाल है? अब तो खूब शैतानियाँ करने लगा होगा। प्रभा ने यह सोचकर वार्तालाप सामान्य बनाए रखा ताकि विनी खुद ही सब कुछ उगल दे। वैसे भी प्रभा बेटी के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। कोई भी बात ज़्यादा देर पेट में दबाकर रखने से उसे अपच हो जाती थी। मम्मी जी आ रही हैं हमारे संग रहने। हमारे क्या विशेषता, अपने पोते प्रिंस के साथ रहने। विनी की आवाज़ से लग रहा था उसका मुंह शायद अब भी फूला हुआ था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मॉम की उत्साहित प्रतिक्रिया विनी को दिल की बात कहने से रोकी नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा देर खुद को रोके रखना उसके लिए संभव नहीं था। चूँकि वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रिंस के साथ बिताना चाहती हैं, इसलिए उनका और सुमित का विशेष आग्रह है कि इस दौरान प्रिंस को क्रैच में ना छोड़ा जाए। मैं और सुमित तो सवेरे ही अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और देर शाम लौटते हैं। पीछे इतना वक्त प्रिंस मम्मी जी के साथ बिताएगा तो क्या, अच्छी ही तो है। दादी पोता एंजॉय करेंगे। विनी अब झुंझला उठी थी। आप समझकर भी नासमझ बन रही हैं मॉम। आपको पता है मैं प्रिंस को लेकर हर दर्जे तक फिक्रमंद रहती हूँ। लगभग 10 क्रैच छान लेने के बाद मैंने यह क्रैच फाइनल किया था। भले ही घर से दूर है और आपको यह भी पता है कि हाइजीन को लेकर मैं कितनी कॉन्शियस हूँ। मम्मी जी यह सब कहाँ कर पाएंगी। वे तो खुद अस्थमा की मरीज हैं। कहीं खांस कर प्रिंस को बीमार ना कर दें। बना तो सब कुछ बाई देगी, लेकिन एंटीसेप्टिक से हाथ धोकर उसे खिलाना पिलाना नहलाना नहीं मॉम, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। प्रिंस ने अभी अभी बोलना सीखा है और मैं नहीं चाहती कि वह कोई देहाती शब्द या एक्सेंट पकड़े। मम्मी जी तो महीना भर रहकर चली जाएंगी, पर मेरे लिए प्रिंस को वापस ट्रैक पर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो तू क्या कहना चाहती है? मेरे चाहने से कुछ होता है क्या? मैं तो प्रिंस का भला चाहती हूँ और उसका भला इसी में है कि उसे मम्मी जी से ज़्यादा दूर रखा जाए। वे प्रिंस की ग्रैंड मदर हैं जैसे मैं हूँ। प्लीज़ मॉम, खुद को उनसे कंपेयर मत कीजिए। कैसे ना करूँ विनी, जब रिश्ता वही है, भावनाएं वही हैं, तो तुलना तो होगी ना। तेरी बातों ने मुझे तेरी दादी की याद दिला दी है। शायद तुझे भी कुछ याद आ जाए। दादी की याद से या फिर मॉम की बातों से विनी का अब और बात करने का मूड न रहा। ठीक है मॉम, फिर से बात करेंगे, फ़ोन रखती हूँ। विनी से संपर्क कटा तो प्रभा का विगत से संपर्क जुड़ गया। जब विनी पैदा हुई थी तो उसके दादा दादी ने नाते रिश्तेदारों सहित पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई थी। यह सब जानकर प्रभा फूली नहीं समाई थी। उस वक्त वह मायके में थी। सुमित के पहुंचने तक तो प्रभा के सास ससुर देवर आदि सभी पहुंच गए थे। सभी ने प्रभा और बच्ची को हाथों हाथ लिया था। प्रभा के ससुराल में वैसे भी लड़कियों का अभाव था। न सुमित की और न ही उसके मम्मी पापा की कोई बहन थी। खूब जश्न मना था। प्रभा को मानना पड़ा था कि कन्या जन्म को लेकर लोगों की सोच एक समान नहीं है। लड़की को जन्म लेते ही मार देना यह तो बहुत ही पिछड़ी छोटी जाति का सोच है, या फिर बहुत उच्च तबके के लोग भ्रूण परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण को गर्भ में ही खत्म करवा देते हैं। पर आम इंसान तो विषय देवीय प्रसाद समझकर सहर्ष ग्रहण करते हैं। प्रभा कामकाजी नहीं थी, पर न्यूक्लियर फैमिली की गृहिणी की सारी जिम्मेदारियां निर्वाह करते करते कभी कभी विनी की अवहेलना हो जाती थी। कभी वह नहा रही होती तो अकेली खेलती विनी गिर जाती और चोट लगा लेती। दादा दादी जब आते और उन्हें यह सब पता लगता तो प्रभा और सुमित पर नाराज होते। उनके रहते प्रभा का कार्यभार तो बढ़ जाता, पर विनी को लेकर वह एकदम निश्चिंत हो जाती थी। उसे नहलाने खिलाने पिलाने सुलाने साथ साथ खेलने जैसी समस्त जिम्मेदारियां दादा दादी खुशी खुशी ओढ़ लेते।
यहाँ तक कि सुमित भी उनसे नाराज़गी जताने लगता कि लगता ही नहीं वो अपने बेटे से मिलने आए हैं, ऐसा लगता है सिर्फ अपनी पोती से मिलने आए हैं। तब प्रभा की सास हंसते हुए बेटे को बताती कि बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कह गए हैं कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारे होते हैं। ससुर जी गुजर गए तो गांव की पुश्तैनी दुकान समेटकर सुमित माँ जी को हमेशा के लिए साथ ले आए थे। दादी हमेशा के लिए साथ क्या रहने आ गई, विनी को तो मानो खजाना हाथ लग गया था। 24 घंटे वह उनके साथ लगी रहती। खाना, नहाना, घूमना, कोई काम उसका दादी के बिना पूरा ही नहीं हो पाता था। कितनी ही बार वह सोते में उनका बिस्तर गीला कर देती, पर वे उसे कुछ कहना तो दूर प्रभा को भी नहीं बताती थी। चुपचाप चादर धोकर गद्दा धूप में डाल आती। प्रभा देखती तो नाराज होती, पर वे उसे मना लेती। तुझे और भी ढेरों काम है, क्या हुआ जो मैंने धो डाली, और विनी पर भी नाराज मत हुआ कर। थोड़ी और बड़ी होगी तो अपने आप आदत छूट जाएगी। विनी की फरमाइशें पूरी करते करते माँ जी अपनी पूजा पाठ तो धरी रह जाती। दोपहर में थोड़ा सुस्ताने लगती तो विनी अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से दादी की आंखें चौड़ी करके पूछती, दादी आप सो गई क्या, गेम नहीं खेलेंगी? माँ जी बेचारी आंखें मलती, जमाइयाँ लेती उठ बैठती। अपने लोहे के बक्स से चोपर निकालकर बिछाती और विनी खुशी खुशी उनकी नकल करते हुए कौड़ियाँ चलाने लगती। अधकच्ची नींद से उठाए जाने पर उन्हें ऊँघते देख प्रभा को उन पर दया आती। वह विनी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाने लगती तो विनी दहाड़ मार मार कर वहीं पसर जाती। रहने दे इसे यहीं, नींद तो अब वैसे भी नहीं आएगी, चाय बना दे। माँ जी चाय स्टील के गिलास में पीती थी। विनी के लिए अंदर के पेय पदार्थ से ज़्यादा आकर्षक वह केंद्र वह ग्लास होता था। उसकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर प्रभा वैसे ही स्टील के गिलास में दूध भरकर माँ जी के साथ साथ उसे भी पकड़ा देती थी। ज़्यादा गर्म न होने के बावजूद विनी भी दादी की नकल करते हुए फूंक मार मार कर सुरक कर सारा दूध खत्म कर देती थी। एक दिन सुमित ने उसे ऐसे दूध पीते देख लिया तो डांट लगा दी थी। यह क्या सुरसुर करके दूध पी रही हो विनी, तमीज़ से पियो। अगले ही दिन प्रभा ने नोटिस किया था माँ जी न केवल खुद बिना आवाज़ किए चाय पी रही थी, बल्कि विनी को भी ऐसे ही करने के लिए समझा रही थी। प्रभा की आंखें छलक उठी थी। जब विनी का रिश्ता तय हुआ तब उसकी सास को देखकर प्रभा को अनायास ही अपनी सास याद आ गई थी। वैसी ही सीधे पल्ले की साड़ी, तेल डालकर कसी हुई चोटी, मांग में ढेर सारा सिंदूर। बहुत आधुनिक तो प्रभा भी नहीं थी, पर सलवार कमीज या फिर उल्टे पल्ले की साड़ी, हील वाली सैंडल, खूबसूरत से हेयर कट और संतुलित देह इष्ट में अपनी उम्र में काफ़ी कम नज़र आती थी। फिर बड़े बड़े शहर की संप्रभात कॉलोनी में बरसों से रहते उनकी चाल ढाल, बातचीत में भी एक नफासत सी आ गई थी। जैसे जैसे प्रभा विनी की सास के और ज़्यादा संपर्क में आती गई, वैसे वैसे वे उसे न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक व्यक्तित्व से भी अपनी सास के समक्ष नज़र आने लगी। वैसा ही सरल और सहज व्यवहार जो कुछ उनके मुंह पर होता, वही अंदर मन में भी। हर किसी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना, आत्मीय संबंध बना लेना, कहीं कोई बनावट और दोगलापन नहीं। प्रभा जितना उन्हें जानती गई उतना ही उनसे आत्मीय होती चली गई थी। प्रभा अक्सर उन्हें देखने और मिलने के बाद विनी को उसकी दादी की बातें याद दिलाया करती थी। छुटपन की बातें। जब वह दादी के साथ पास वाले मंदिर जाया करती थी, बेहद धार्मिक और नियम आचरण का पालन करने वाली माँ जी को प्रभा ने अक्सर नन्ही विनी के सामने आत्मसमर्पण करते देखा था। अपने घुटने टेकने की गाथा वे खुद मंदिर से लौटकर मज़े लेकर सुनाती थी। तेरी यह बेटी तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके रहेगी। नहला धुलाकर इसे घर से ले जाती हूँ और वहाँ मंदिर के बाहर पड़ी चप्पलों से खेलती रहती है। सारी चप्पलें इकट्ठी करके जोड़े बनाकर उन्हें छोटे से बड़े क्रम में लाइन से जमाती रहती हैं। जब भूख प्यास लगती है
तो जाने कब अंदर आकर उन्हीं गंदे हाथों से भगवान के सामने चढ़ा हुआ प्रसाद उठाकर खा जाती है। पंचामृत के लोटे में मुंह लगाकर सारा पानी पी जाती है। आज तो इसने हद ही कर दी। बाहर एक गुब्बारे वाले आया तो उससे गुब्बारा ले लिया। उसने पैसे मांगे तो अंदर जाकर भगवान के सामने चढ़े पैसे उठाकर ले जाने लगी। पंडित जी ने रोकना चाहा तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। आखिर पंडित जी ने ही गुब्बारे के पैसे चुकाए और इसे चुप कराया। कीर्तन करने आई सारी औरतें हंस रही थी। कल से आप इसे मत ले आइएगा माँ जी। प्रभा इससे ज़्यादा क्या कहती। वाह, क्यों न ले जाऊं? मैंने पंडित जी को समझा दिया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। समझ लो किशन कन्हैया खुद रूप धरकर आए हैं। और तुझे क्या लगता है यह मुझे अकेले मंदिर जाने देगी? अब इस उम्र में इसके बहाने मंदिर भी न जाऊं? प्रभा बेचारी मुंह ताकती रह जाती। माँ जी की चित्त भी मेरी, पट भी मेरी के सामने वह हमेशा ऐसे निरुत्तर हो जाती थी। माँ जी को याद करती प्रभा को अचानक विनी की भाषा और एक्सेंट वाली बात याद आ गई थी। विनी शायद भूल गई थी कि उसके हाथ रहते रहते माँ जी भी बलून, शूज, बैग, बॉटल, प्लीज जैसे शब्द बोलने लग गई थी। तब मंदिर की औरतें उन्हें यह कहकर छेड़ती थी कि पोती के साथ साथ दादी भी अंग्रेज हो गई हैं। प्रभा का अफसोस था कि दादी पोती का यह सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। विनी जब 7-8 बरस की थी तभी माँ जी चल बसी थी। पर विनी के साथ अपने अल्प प्रवास में ही वे उसके कोमल मन मस्तिष्क पर ढेरों मीठी यादें हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर गई थी। उनके इस सुमधुर रिश्ते के बीच प्रभा केवल एक बार ही आने का साहस कर पाई थी। आज भी उस दिन को याद कर प्रभा की आंखें भर जाती हैं। कैसे वह खुद को इतना मजबूत बना गई थी। माँ जी हमेशा अपना खाना थाली खुद लगाकर अपने कमरे में ले जाकर भगवान को भोग लगाकर खाती थी। विनी उनके साथ उनकी थाली में से ही खाती थी। पहले माँ जी खुद खिलाती थी, बाद वह अपने आप खाने लगी थी। यदि उसे कभी कुछ अलग भी खाना होता था, जैसे मैगी, बर्गर आदि, तो उसे भी वह माँ जी की थाली में रखकर ही खाना पसंद करती थी। उस दिन प्रभा ने चिकन बनाया था। शुद्ध शाकाहारी माँ जी के लिए अलग सब्जी बनी थी। वे अपनी थाली लेकर कमरे में चली गई थी। प्रभा और सुमित विनी को लेकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। विनी को चिकन बेहद पसंद था, पर इससे पहले जब भी बना था या तो माँ जी घर पर नहीं थी या प्रभा ने उसे पहले ही खिलाकर सुला दिया था। माँ जी को थाली कमरे में ले जाते देख ही विनी अपनी चिकन की प्लेट उठाकर दादी के पीछे भागी। प्रभा और सुमित कुछ समझ पाते इससे पहले वह माँ जी के पास धम से ज़मीन पर बैठ गई और अपनी प्लेट उनकी थाली में रखने लगी। माँ जी नाना करते पीछे हटे जा रही थी। प्रभा ने लपक कर विनी से प्लेट छीन ली और उसे गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। किसी को ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। माँ जी मानो किसी शौक से उबरने का प्रयास कर रही थी, पर जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया था। मार मत बहू से, वह नासमझ है, खा लेने दे, मैं बाद में दूसरी थाली में लगा लूँगी। नहीं माँ जी, अब और नहीं। पहले ही उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग मानकर आपने उसे बहुत जिद्दी और हठी बना दिया है। उसे समझ नहीं है, इसलिए तो उसे सही और गलत में भेद समझाना हमारा फ़र्ज है। प्रभा मचलती हुई विनी और उसके प्लेट को ज़बरदस्ती उठाकर ले गई थी। नादान विनी तो शायद इतना ही समझ पाई थी कि उसे भविष्य में यदि चिकन खाना है तो मम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना होगा। लेकिन माँ जी समझ गई थी कि बढ़ती हुई विनी के सुखद भविष्य के लिए उन्हें उसकी हर उचित अनुचित जिद को मानना छोड़ना पड़ेगा। मन ही मन वो खुद को प्रभा की गुनहगार और शुक्रगुजार समझ रही थी। गुनहगार इसलिए कि विनी को इस हद तक जिद्दी बनाने के लिए वे उत्तरदायी थी, और शुक्रगुजार इसलिए कि प्रभा ने समय रहते स्थिति संभाल ली थी। माँ जी ने मन ही मन निश्चय किया कि विनी के अच्छे भविष्य के लिए वे उसके मम्मी पापा की तरह अपने लाड़ प्यार पर काबू रखेंगी। उनका यह इरादा शीघ्र ही नज़र भी आने लगा था।
विनी ने स्कूल जाना आरंभ किया तो आम बच्चों की तरह न जाने के लिए खूब रोती मचलती। माँ जी उस वक्त जानबूझकर अपने कमरे के किवाड़ बंद कर जोर जोर से माला जापने लग जाती थी। कुछ दिनों तक तो रोती विनी आशा भरी नज़रों से बंद किवाड़ ताकती रही। फिर मम्मी पापा की प्यार भरी समझाइश और दादी के तटस्थ रवैये से खुद ही खुशी खुशी तैयार होने लगी। प्रभा समझती थी कि उनकी ही तरह माँ जी को भी अपना दिल कितना कड़ा करना पड़ा होगा, शायद उसने भी ज़्यादा। अभी तक वे उनके निश्चल प्यार से अभिभूत थी, पर अब उनके आत्मसंयम और समर्पण से वह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गई थी। विनी आज इतनी सफल और सुरक्षित होने के साथ साथ इतनी संस्कारी भी है, तो यह उसकी दादी का ही पुण्य प्रताप और आशीर्वाद है। विनी की सास और उनके नाती प्रिंस का प्यार भी ऐसा ही कुछ रंग लाएगा, ऐसा प्रभा सोचती थी। पर विनी ट्रिन ट्रिन की आवाज़ से प्रभा की विचार श्रृंखला भंग हुई। विनी का फ़ोन था। सॉरी मॉम, लगता है मेरी ही सोच गलत थी। कल आपसे बात करने के बाद बहुत अनमनी हो गई थी। बार बार दादी की स्मृतियाँ दिमाग में कौंधती रही। यदि आप भी मेरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित होती तो न केवल मैं दादी के प्यार से वंचित रह जाती, बल्कि सफलता के इस मुकाम तक भी न पहुंच पाती। विनी की आत्मस्वीकृति से प्रभा के चेहरे पर एक नई आभा जगमगा उठी थी। विनी के एक ही निर्णय ने कई बिगड़ते रिश्तों को अपना बना लिया था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।